इस चैप्टर में हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का वर्गीकरण पहले देखते हैं। देखिए 3 तरह का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। शॉर्ट 0 से 80 किलोमीटर तक होगा, 80 किलोमीटर तक होगा तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा। अगर मीडियम होगा तो 80 से 200 के बीच में होगा, 200 किलोमीटर के बीच में होगा। 80 से 200 किलोमीटर के बीच हुआ तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगा। 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। इसी तरह वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर 0 से 20,000 वोल्ट तक होगा तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा। अगर 20,000 से 100,000 के बीच होगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगा। 100,000 से ऊपर अगर होगा तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। ट्रांसमिशन लाइन के वर्गीकरण के लिए मुख्य कारक उसकी लंबाई है। एफ क्या होता है? आवृत्ति होती है, एल लंबाई होती है, दोनों का मल्टीपल। अब देखिए आवृत्ति और लंबाई का मल्टीपल देखते हैं। अब देखिए लंबाई को किलोमीटर में मेजर करेंगे और इसको एफ को हर्ट्ज में। देखिए यहाँ भी 3 तरह का होता है, दोनों के मल्टीपल के अकॉर्डिंग आवृत्ति और लंबाई के मल्टीपल के अकॉर्डिंग भी 3 तरह का होता है। एक शॉर्ट होता है, मीडियम होता है और लॉन्ग होता है। अगर 4,000 है दोनों का मल्टीपल तो 4,000 से कम है तो ये शॉर्ट होगा। अगर 4,000 से 10,000 के बीच में है तो ये मीडियम होगा। अगर ये 10,000 से ऊपर है तो ये लॉन्ग होगा। क्वेश्चन हम लोग अगले अलग से करेंगे, सही रहेगा। चलिए यहाँ देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, एक तरफ वोल्टेज भी है और दूसरी तरफ करंट आई है। और मतलब इसका सेंडिंग में, अगर सेंडिंग जब भेजा जा रहा है तो इसका वोल्टेज भी एस है, सेंडिंग मतलब भेजा जा रहा है, और आई करंट आई एस है और फाई एस इसका चुंबकीय फ्लक्स है। इसी तरह अगर रिसीव किया जाएगा तो उसको भी वी आर होगा और वी आई आर होगा और फाई आर होगा। अब देखिए इसका लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होता है, सी के प्रोपोर्शनल होता है और एल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो देखिए ट्रांसमिशन मतलब सेंडिंग वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज अपॉन रिसीविंग वोल्टेज इंटू 100, ये वोल्टेज रेगुलेशन की परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ से कितना परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। अब ये देखिए ये वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता इफिशियंसी देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता, आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट मतलब जो निकल रहा है, तो वी आर वी आई, देखिए वी आर आई आर कॉस फाई आर, वाट में मेजर करेंगे पावर को। ये तो आप लोग मतलब पावर की यूनिट वाट होती है। तो देखिए अगर ये इनपुट होगा तो वी एस आई एस और कॉस फाई एस हो जाएगा। अगर आउटपुट होगा वी आर हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, कॉस आर हो जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट क्या है? देखिए यहाँ आई आर होगा, वी आर मतलब वी आर आई आर कॉस फाई आर अपॉन वी एस आई एस कॉस फाई, ये दोनों का जो रेशियो होगा ये ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता देगी। अब देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की दूरी कम होती है इसलिए धारिता का मान बहुत कम होता है, तो धारिता को गणना में नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम धारिता मतलब ये क्या कैपेसिटेंस को गणना में नहीं लेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में आर व एल को श्रेणी में जोड़ा जाता है और सी और C1 को समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। धारिता को कैपेसिटेंस को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर में जोड़ा जाएगा और आर एल को श्रेणी में जोड़ा जाएगा। अब देखिए ट्रांसमिशन पैरामीटर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी ये देखिए ए बी सी डी डायग्राम में दिखा गया, ए बी सी डी। तो ए और डी को कोई इकाई नहीं होती है, ए और डी का इस चारों सिंबल में से ए और डी का कोई इकाई नहीं होती है। बी की इकाई ओम होती है, सी की महो होती है, ठीक है। सीमेन बोलते हैं उसको, महो को सीमेंट बोलते हैं, सीमेन, सी को सीमेन याद रखिएगा, और बी को ओम होता है। अगर ए इक्वल टू डी है तो सिमेट्रिकल होगा, एक समान होंगे, और ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 है तो रिसिप्रोकल होंगे।
याद रखिएगा। सिमेट्रिकल कब होगा, ए इक्वल टू डी होगा तो सिमेट्रिकल होगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होगा तो रिसिप्रोकल होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमें देखना नहीं है, क्वेश्चन हम लोग अलग से देखेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट में देखिए यहाँ दिया गया है, इधर है सेंडिंग, इधर है रिसीविंग, आर और एल जोड़ा गया है क्योंकि इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आर एल होगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पहला है सोर्स कंडेंसर विधि, भेजी जाने वाली साइड पर लगेगी। देखिए पहला है सोर्स कंडेंसर विधि, तो देखिए यहाँ पे आई एस हो जाएगा और आपका सोर्स वाले पे लगेगा। तो देखिए आई एस और वी आर और एल आर और आई आर है, तो ये सोर्स कंडेंसर विधि हो गया। इसी तरह लोड कंडेंसर विधि, देखिए आई एस आर एल और देखिए कंडेंसर यहाँ लगा हुआ है, सी कैपेसिटर लगा हुआ है, किस साइड लगेगा, ये लोड के साइड लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए पाई मेथड, पाई में देखिए बीच में दो लगे हुए हैं, आर और एल लगे हुए हैं, इधर एक कैपेसिटर हाफ हाफ लगा हुआ है, इसलिए इसको पाई मेथड बोलेंगे। टी मेथड, ये देखिए आर बाई टू लगा हुआ है, एक्स बाई टू लगा हुआ है, आर बाई टू एक्स बाई टू लगा हुआ है और बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको टी मेथड बोलेंगे। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को रिगोरस मेथड से और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, मतलब इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन रिगोरस मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का यूज होगा। इसी साथ शॉर्ट और मीडियम में लैम्प्ड पैरामीटर का यूज होता है। चलिए देखते हैं। फेरेंटी बहुत पूछता है, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। यह मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। एक इसमें होगा मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो क्वेश्चन पूछ देगा क्या फेरेंटी इफेक्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो नहीं होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है। नो लोड व बहुत कम लोड की स्थिति में लाइन में कैपेसिटिव लीडिंग परफॉर्मेंस धारा बहने के कारण रिसीविंग एंड और वोल्टेज का सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो तो फेरेंटी प्रभाव कहलाता है। देखिए वोल्टेज अगर रिसीविंग एंड का ज़्यादा होगा किससे, वोल्टेज सेंडिंग से, तो हमारा फेरेंटी का प्रभाव, मतलब ये बोला जाएगा फेरेंटी हो रहा है। देखिए एक बार और इसका डिफिनीशन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यह मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। नो लोड व बहुत कम लोड की स्थिति में लाइन में कैपेसिटिव लीडिंग परफॉर्मेंस, धारा बहने के कारण रिसीविंग एंड वोल्टेज का सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाना ही फेरेंटी प्रभाव कहलाता है। इसे कम करने के लिए लोड साइड पर समांतर में इंडक्टर या रिएक्टर लगाते हैं। मान लीजिए इसके प्रभाव को कम करने के लिए लोड साइड में क्या लगाएंगे, समांतर में होगी, पैरेलल में लगाएंगे, क्या इंडक्टर या रिएक्टर लगाएंगे। सोर्स इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब देखिए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा को सर्ज प्रतिबाधा कहते हैं। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा को सर्ज प्रतिबाधा कहते हैं। जेड एस इक्वल टू रूट में जेड अपॉन वाई, जेड को देखिए आर रेजिस्टेंस प्लस जेड ओमेगा एल प्लस वाई का इसी तरह जी प्लस जेड ओमेगा सी हो जाएगा। यहाँ पे आर और जी अगर जीरो दिखा देंगे तो वहाँ फार्मूले में जेड और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जे डब्ल्यू जे कट जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स इक्वल टू एल अपॉन सी हो जाएगा। अब देखिए ओवरलोड कब होगा, ओवरलोड अगर 400-600 होगा तो ओवरहेड बोलेंगे। कब बोलेंगे ओवरहेड, कब बोलेंगे जब 400-600 होगा, और 4 से 60 के बीच में होगा तो क्या होगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर 100 ओमेगा होगा तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, इसको लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई, लेकिन ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ठीक है, लैम्डा।
ये इसको जेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या, ठीक है। तो आर प्लस जेड ओमेगा एल वहाँ था ना वैल्यू जेड की, और जी वाई की वैल्यू थी जे ओमेगा, दोनों का मल्टीपल कर देंगे रूट में रख के। तो देखिए दोनों जे जे बाहर आ जाएगा, ओमेगा जे बी। अब देखिए बी इक्वल टू ओमेगा एल सी अंदर हो जाएगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिए वी को, वाई की जगह जे बी रखेंगे तो जे जे कट जाएगा। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा एल सी हो जाएगा, इसकी इकाई रेडियन होती है। अब एस आई एल का फुल फॉर्म जान जाइए और सी आई एल का। एस आई एल का फुल फॉर्म होता है सर्ज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगा, और सी आई एल का फुल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगा। एस आई एल इक्वल टू होता है वी एस इंटू वी आर अपॉन जेड एस होता है। अगर दोनों सेम है, वोल्ट दोनों का सेम होगा तो वी स्क्वायर अपॉन जेड एस हो जाएगा, एम डब्ल्यू होता है। देखिए सर्ज इम्पीडेंस लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, सर्ज इम्पीडेंस लाइन की लंबाई लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा।